नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए बोर्ड एक्सप्रेस में लेके आया हूं एक नया चैप्टर जो कि है रीजनल एस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, और इस चैप्टर को मात्र 25 से 30 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसी के बाद में मैं आपको क्या करवाऊंगा, मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस इसी चैप्टर के जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले वही अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, अपनी कहानी को लिंक करते हुए, कौन सी कहानी भैया? जो कि मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी। पीछे वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक। ठीक है, जो हमने बात करी थी कि डेमोक्रेसी वाला जो क्राइसिस है, इमरजेंसी वाली जो बात है, तो हमने उन तमाम तरीके की चीजों की बात कर चुके थे। अब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंडिया के पास में नेशन बिल्डिंग के लिए। फिर हमने बात की थी, क्या बात की थी? हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस बात की, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट की हमने वहाँ पे बात की, इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे रहे हैं वो हमने बात करी। फिर हमने चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम की बात की। फिर हमने डेमोक्रेसी में जो क्राइसिस हैं, डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, अपन ने उनकी बात की, इमरजेंसी की बात की। अब यहाँ पे आपको जो लिंक करना है वो इन सभी चैप्टर को करना है, स्पेशली चैप्टर 1 को थोड़ा सा ध्यान से लिंक करना है। 1 को कैसे लिंक करना है भैया? मैंने बात की थी कि जब देश को आजादी मिली थी तो इंडिया को एक साथ में जोड़े रखना मुश्किल कार्य एक तरीके से था भी और नहीं भी था। इन द सेंस कि हम लोग ये देख रहे थे कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली है। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट से उनको मर्ज करना है। जब हम उनको मर्ज कर रहे हैं, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स बना रहे हैं, तो अलग अलग लोगों की क्या है, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड है। कोई कंट्री से ही कोई एरिया जो है वो डिमांड करने लग गया कि उसे सेपरेट देश ही बनाना है, तो कहीं पे हमने ये डिमांड देखी कि उनको सेपरेट स्टेट बनाना है। रीजनल एस्पिरेशन, पर्टिकुलर रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या एस्पिरेशन थी, हम उसकी बात करने वाले। तो यहां से थोड़ा सा चैप्टर 1 के चैलेंजेस को क्या करना है, चैप्टर 1 के चैलेंजेस को अपने को रिकॉल करना है। ठीक है, अपने को उनको यहां पे रिकॉल करना है, सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया है। ठीक, नाउ रीजन एंड द नेशन। ठीक है, रीजन एंड द नेशन में क्या है? In the Indian democratic scenario, people from different regions begin to express their aspiration for autonomy in several regions within various states or across more than one states. There exists governance among the people. Demand of new state take form of movement for autonomy, insurgency, or creation of a new state out of one or more state. Regional aspiration here refers to when different regions demand autonomy outside the framework of Indian Union. India in 1980s is characterized with rising regional aspiration, demand for autonomy, armed assertion by people, repression by government, and collapse of political and electoral process. यहां पे एक तरीके से रीजनल ऑटोनॉमी क्या है कि आप भारत, इंडिया से जब कोई एरिया अलग होने की बात कर रहा है, या रीजनल ऑटोनॉमी में हमने ये भी देखा है कि एक स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कि बात करें कि इस स्टेट से 2-3 स्टेट्स बन जाएं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर उस स्टेट के अंदर एक एरिया है, वो बात कर रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें एक नया एक स्टेट बना के दो, हमारी खुद की अपनी गवर्नेंस होगी, हमारा अपना खुद का काम करने का तरीका होगा। यहां पे बात हो रही है, ये बात हो रही है रीजनल ऑटोनॉमी की। क्लियर? यहां तक समझ में आया? 1980s में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि 1980s के दौरान सबसे ज्यादा रीजनल ऑटोनॉमी के मूवमेंट्स हमको बहुत ज्यादा देखने को मिले। क्लियर? ठीक है, अब इंडियाज अप्रोच, इंडियन अप्रोच, इंडिया की अप्रोच कैसे रही है इन रीजनल ऑटोनॉमी को लेके। अच्छा देखो, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम सबसे पहले पीस वाली, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इंडिया ने हमेशा ये देखा है, इंडिया ने कभी भी कुचलने की कोशिश नहीं करी। अगर पर्टिकुलर ग्रुप क्या कर रहा है, पर्टिकुलर ग्रुप अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, तो सरकार सबसे पहले डेमोक्रेटिक वे में उनसे बातचीत करती है, सरकार उनको ऑन टेबल लेके आती है, सरकार उनसे समझना चाहती है कि वो क्या चाह रहे हैं, और उस हिसाब से सरकार की अप्रोच रहती है। यहाँ पे अलग अलग रीजन में हमने क्या देखा है, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों को अपनी अपनी रीजनल एस्पिरेशन है
और उसको सरकार ने बहुत मेच्योरली हैंडल किया है। अगर आप इंडिया की डाइवर्सिटी को बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप इंडिया के कंपोजिशन को बहुत ध्यान से देखोगे, और जिस हिसाब से हमारा देश बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक वे को ज्यादा फोकस किया है। बट मेनी अ टाइम्स हम लोग ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि अगर कहीं आर्म रिबेलियंस हो रहे हैं तो सरकार को भी बहुत बार ये होता है कि सरकार को भी इंडियन आर्मी को बोलना पड़ता है कि अब तुम कमान संभालो। समझ गए हो? तो ऑल्दो हम लोग ये देखेंगे कि जहां जहां रीजनल ऑटोनॉमी की बात हुई तो वहां पे ऐसा नहीं कि बार बार सरकार ने क्या किया, उनको कुचला ही हो। सरकार ने उनकी डिमांड को सुना और बहुत हद तक उन लोगों को ऑटोनॉमी, कुछ प्रॉपर एग्रीमेंट्स के थ्रू सरकार ने चीजों को डील किया ही है। तभी आप आज के भारत को बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और एक तरीके से हम जिस हिसाब से डाइवर्सिटी में जो हम यूनिटी रख रहे हैं आप उसको देख रहे हो। ठीक, नाउ एरियाज ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कौन कौन से एरियाज ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट थे? तो सबसे पहले हमने पार्टीशन देखा, पार्टीशन के बाद डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्लेसमेंट के बाद में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये तमाम तरीके की चीजें थी जहां पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए थे। अब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमें पता है कि कितना पीड़ादायक था, कितना एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि कितना कष्ट हुआ, ठीक है, कितनी समस्याएं गई है। फिर प्रिंसली स्टेट्स को जब मर्ज करना था तो हमने वो वाले एक चैलेंजेस देखे कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया गया, फिर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। ये तमाम तरीके की चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे एरियाज रहे हैं, जैसे कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमेशा से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, और कश्मीर में जो कश्मीर के लोग हैं वो कैसी ऑटोनॉमी चाह रहे थे और इंडिया ने उस मुद्दे को कैसे डील किया है वो हम यहां पे समझेंगे। फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, इनको अपने को समझना होगा। क्या समझना होगा? कि यहां पे चीजें कैसे डील की गई, हमने मिजोरम में कैसे डील किया, हमने नागालैंड में कैसे डील किया, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी तो आपने कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी देखते हो, इंस्टेबिलिटी देखते हो, तो उसको गवर्नमेंट ने कैसे डील किया वो वाली चीजों को अपन समझेंगे। उसके बाद में सदर्न इंडिया में भी हम लोग देख रहे थे, द्रविड़ मूवमेंट देख रहे थे, ठीक है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कैसी थी, तमिलनाडु कौन कौन सी चीजों की डिमांड कर रहा था, वो वाले मुद्दे को भी, वो वाले इश्यूज को भी हम यहां पर बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में वही तमिलनाडु, इंपोजिशन ऑफ हिंदी। फिर पंजाब में जो हम लोग अपने जो खालिस्तान मूवमेंट है, आप उसको देखोगे कि पंजाब के क्या इश्यूज रहे हैं, हम पंजाब वाला भी देखेंगे। एंड देन और बाद में जैसे रिसेंटली छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये बहुत सारे स्टेट्स बाद में बने, ये बहुत सारे स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे नए स्टेट्स बनाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे कि हमने क्या किया, जहां पे कि सरकार ने एक तरीके से पावर दी है, लोगों के साथ में नेगोशिएट किया है और प्रॉपर इस देश को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। क्लियर? यहां तक की चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले अपन बात करते हैं द्रविडियन मूवमेंट की। The famous slogan of Dravidian movement was North thrives even as South decays. Basically ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम लोग देखते हैं कि ये मूवमेंट तमिलनाडु में हुआ था ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट। जो नॉर्थ इंडिया में जो आप ब्राह्मण्स का डोमिनेशन और वो सारी चीजें देख रहे हो उसके अगेंस्ट हुआ था। इनका मेन स्लोगन ये था कि वही कि भले नॉर्थ इंडिया एकदम फ्लरिश करे, चाहे साउथ इंडिया डीके होता चला जाए। मतलब कि सरकार एक तरीके से जो होती है वो हमेशा नॉर्थ इंडिया को ज्यादा फेवर करती है। और इस चीज को आप लिंक करने की कोशिश करना, आज भी आप जितनी गवर्नमेंट देखोगे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो जब भी चुनाव होते हैं, मैं इलेक्शन के समय की बात कर रहा हूं, तो उनका फोकस नॉर्थ इंडिया पे ज्यादा होता है कंपेरेबल साउथ इंडिया में। तो यहां पे इन लोगों का ये था कि आपने साउथ को तो एकदम से क्या कर दिया, साउथ तो आप कंसिडर कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। ये एक तरीके से दिस मूवमेंट वाज इंडियाज मोस्ट इफेक्टिव रीजनल मूवमेंट। इट यूज्ड डेमोक्रेटिक मींस लाइक द पब्लिक डिबेट्स एंड द इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म टू अचीव इट्स एंड। एक तरीके से डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, पब्लिक डिबेट्स हो रही थी, पॉलिटिकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में उतरी, बहुत सारे मुद्दे बनाए, तो एक तरीके से इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। द द्रविडियन मूवमेंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द्रविड़ कजाकम DK
अंडर द लीडरशिप ऑफ तमिलनाडु सोशल रिफॉर्मर ईवी रामास्वामी पेरियार। आपने पेरियार करके नाम सुना होगा, तो ईवी रामास्वामी पेरियार, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली अपोज द ब्राह्मण डोमिनेंस एंड अफर्म्ड रीजनल प्राइड अगेंस्ट द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द नॉर्थ। तो एक तरीके से ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट था, और जो नॉर्थ में जो हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ का कल्चर, नॉर्थ का इकोनॉमी, एक तरीके से सरकार जैसे उनकी चीजें इंपोज कर रही है और सरकार हमेशा नॉर्थ पे ध्यान दे रही है, उसके चलते ये मूवमेंट था। फिर जो डीके जो हम लोग देख रहे थे कि जो डीके जो पार्टी बनी है वो स्प्लिट हो जाती है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डीएमके बनता है, ठीक है। और डीएमके आप आज भी देखोगे तो आज भी डीएमके एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो डीएमके ने पॉलिटिक्स में वहां से एंट्री ली और डीएमके ने वहां पे चुनाव भी लड़ा और चुनाव जीता भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनकी क्या क्या डिमांड थी। सबसे पहले इन्होंने एक रेलवे स्टेशन का नाम था काललाकुंडी रेलवे स्टेशन, विच वॉज रीनेम्ड एज धलमियापुरम आफ्टर एन इंडस्ट्रियल हाउस फ्रॉम द नॉर्थ। जैसे एक रेलवे स्टेशन का नाम, इन द सेंस कि इनको अपना कल्चर, भैया तुम हमारे नाम क्यों बदल रहे हो, समझ रहे हो, वो वाली चीज थी। सेकंड एजिटेशन क्या था कि तमिलनाडु की जो कल्चरल हिस्ट्री है वो आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में आप उनको स्कूल करिकुलम में आप उनको इंपॉर्टेंस दीजिए, ऐसा नहीं हो कि हिस्ट्री में हमारा कोई रिकॉग्निशन ही नहीं हो। थर्ड जो यहाँ पे हमने इशू देखने को मिला था वो बेसिकली एक तरीके से जो ब्राह्मणिकल जो आउटलुक था वही ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, और हिंदी को जो एक तरीके से कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात हो रही थी हिंदी को, जो उसके चलते इन लोगों ने क्या किया कि जो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी है उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। तो ये उस मूवमेंट में बेसिकली ये रीजंस थे जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते ये मूवमेंट देखा। अब कोई प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो गया हो तो लोड नहीं लेना है, 12वीं के बच्चों मस्त पढ़ो, ठीक है। फ्लो में बहुत सारा पढ़ा रहे तो उसके चलते क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द्रविडियन मूवमेंट। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ये समझो कि कोई भी मूवमेंट अगर तुम लोग देखोगे तो 2-4 रीजन होते हैं, ठीक है। एक चीज ये समझो कि मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया कर रहा है डिमांड, ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहा है, रिवोल्ट एक तरीके से कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। तो 2-3 रीजन है, या तो इस एरिया को फॉरेन फंडिंग, आप हमेशा एक चीज समझो कि देश में अगर कोई भी ऐसा मूवमेंट चल रहा है तो या तो उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग आ रही है, बगल वाला देश या कोई दूसरा देश इन्फ्लुएंस कर रहा है तो हो रहा होगा, या फिर सरकार इन लोगों को इग्नोर कर रही है। तो ये लोग क्या हो गए, लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार तो हमारी सुन ही नहीं रही है, जब सरकार नहीं सुन रही तो फिर हम सरकार की बात क्यों माने, तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मेनली होता है कि जब हम लोगों को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं या जब हम हमारी चीजें इंपोज करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे फिर हम लोग प्रोटेस्ट देखने को अपने को मिलता है, या फॉरेन फंडिंग भी हो सकती है। क्लियर, ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई। इसके बाद में जो नया जो हम लोग देखते हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझना है। तो जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट था 1947 में। जब देश आजाद हुआ तो हमने देखा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे वो कौन थे, वो थे हिंदू रूलर थे हरि सिंह, ठीक है। ये चाहते थे कि कश्मीर एक सेपरेट नेशन ही रहे, तो ये इंडिया के साथ भी इन्होंने मर्ज नहीं किया कश्मीर को, ना ही पाकिस्तान के साथ भी मर्ज नहीं किया, ये अपने आप में एक सेपरेट वो नेशन चाह रहे थे, ठीक है भैया। पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर उनके साथ में मर्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में हमने ये देखा कि मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा थी, ठीक। अब मुस्लिम पॉपुलेशन में भी तुम एक चीज समझोगे तो अलग अलग एरिया में, जैसे लद्दाख वाले एरिया में अगर कश्मीर को अपन देखें तो लद्दाख वाले एरिया में क्या देखने को मिलेगा, आपको बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। जम्मू वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, हिंदूज पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। वही कश्मीर घाटी या कश्मीर वाले रीजन में देखोगे तो आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसमें भी जोग्राफिकल अगर आप देखोगे तो अलग अलग एरिया में अलग अलग वहां पे बाइफर्केशन है। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या लग रहा था, यहाँ पे पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीर हमारे साथ में मर्ज हो जाना चाहिए, कश्मीर बिलोंग टू पाकिस्तान, क्योंकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो अपने कश्मीरियत पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। जो उनके लोग हैं उनको कोई पाकिस्तान से कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी ऑटोनॉमी, अपनी सरकार, अपनी सारी चीजें चाह रहे थे।
अच्छा, उस समय क्या होता है कि वहां पे कश्मीर में एक पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट होता है। वो पॉपुलर मूवमेंट शेख अब्दुल्ला स्टार्ट करते हैं। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी थी, उससे बिलोंग करते थे। और जो शेख अब्दुल्ला थे वो कहीं ना कहीं नेहरू के दोस्त भी थे और उस समय जो कांग्रेस के लीडर थे उनके दोस्त भी थे। तो ये महाराजा हरि सिंह से एक तरीके से छुटकारा पाना चाहते थे। तो इन्होंने लोगों के सपोर्ट से क्या कर रहे थे, लोगों के सपोर्ट से चाह रहे थे कि अपन महाराजा हरि सिंह को टाटा बाय बाय कर दें। और ये कश्मीर के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे, कश्मीर को एज एन सेक्युलर, एक तरीके से हम बात करें एज एन सेक्युलर देश, मतलब एज एन सेक्युलर ही रखना चाह रहे थे, लेकिन इनको महाराजा हरि सिंह नहीं पसंद थे। अच्छा, इसी के साथ में क्या होता है, इसी के साथ में ये होता है कि कश्मीर बहुत, पाकिस्तान जो है, यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो कश्मीर में भेजना स्टार्ट करता है रातों रात। ठीक है, इसके चलते महाराजा हरि सिंह आते हैं इंडिया में और इंडिया से वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से बोलते कि भैया हमें हेल्प चाहिए। इंडिया क्या करता है, इंडिया अपनी आर्मी भेज देता है और इन इन्फ्लेटर्स को पीछे धक्काने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। लेकिन इंडिया हेल्प तब करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं क्या कि भैया यहाँ पे तुम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन मतलब कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है तो हम आर्मी को भेजेंगे ना, बाकी नहीं तो तुम और पाकिस्तान अपने मुद्दे आपस में निपट लो। तो वहां पे महाराजा हरि सिंह क्या करते हैं, महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर देते हैं और महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करते हैं और उसके चलते क्या होता है, उसके चलते कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। अब तुम लोग पूछोगे कि महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया वो सही था गलत था, मतलब बहुत सारी डिबेट है। मान लो आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी साइन कर रही है यूएसए में, कोई भी डील साइन कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट साइन कर रही है तो वो इंडिया के बिहाफ पे साइन कर रही है ना, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर अपने लिए तो नहीं कर रहे, इंडिया के बिहाफ पे साइन कर रहे हैं। तो वैसे ही महाराजा हरि सिंह साइन कर रहे तो वो वहां के राजा है, वो वहां के रूलर है, अगर वो साइन कर रहे तो अपने लोगों के बिहाफ पे कर रहे ना, समझने की कोशिश करो, बस लिंक बैठाते चलो। तो फिर वहां पे हमारी आर्मी गई तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे हम लोगों ने देखा कि हमारी आर्मी ने उन इन्फ्लेटर्स को भगाया, उनको एक तरीके से पीछे करा, लेकिन इंडिया की थोड़ी बहुत टेरिटरी हम लोग देखते हैं, हमारी कश्मीर की टेरिटरी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर ली, जिसको कि पाकिस्तान क्या बोलता है, जिसको कि पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर। क्या बोलता है, आज़ाद कश्मीर। फिर ये मामला कहां पे चले गया, ये मामला चले गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 3 स्टेप प्रोसेस बोला। 3 स्टेप प्रोसेस क्या बोला, फर्स्टली पाकिस्तान हैज टू विदड्रॉ फ्रॉम द कश्मीर रीजन, कि पाकिस्तान अपने आप को विदड्रॉ करे, इन द सेंस कि जो इन्फ्लेटर्स वगैरह हैं भैया तुम वापस जाओ, पाकिस्तान को विड्रॉ करना है। सेकेंड, इंडिया नीड्स टू रिड्यूस इट्स मिलिट्री फोर्सेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इंडिया को अपनी मिलिट्री फोर्सेस को वहां से रिड्यूस करना होगा ताकि लोगों के मन में जो डर है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो। थर्डली, अ प्लेबसाइड, ठीक है, अ प्लेबसाइड वाज टू बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर इम्पार्शियल मैनर। प्लेबसाइड मतलब कि एक तरीके से वहां पे वोटिंग हो कि वहां के लोग क्या चाहते हैं, कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, अगर लोग उसका जो भी रिजल्ट होगा वो मान्य होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी नहीं हुई। तो ये जो कंडीशन थी, ये तीनों की तीनों कंडीशन वहां पे क्या हुआ, तीनों की तीनों कंडीशन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि इंडिया का आज भी यही स्टैंड था और पहले भी स्टैंड था कि हम वोटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि जो पाकिस्तान ने जो लोग भेजे हैं आप उन लोग को सबसे पहले वापस ले जाओ। क्यों, क्योंकि ये लोग अगर कश्मीर में रह रहे हैं तो ये लोग वोट किसके फेवर में करेंगे, ये लोग वोट हमेशा पाकिस्तान के फेवर में करेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल कश्मीर की पॉपुलेशन रहेगी तो हम चीजें करवाने के लिए रेडी हैं, लेकिन तुमने तो लोग यहाँ पे भेज दिए हैं ना, तो चीजें तो तुम्हारे फेवर में चली जाएगी, समझे हो। और मैंने तुम्हें आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान जो बोलता है आज़ाद कश्मीर, जो हम बोलते हैं कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड करके रखा है हमारा कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा, उसको वो लोग क्या बोलते हैं, उसको आज़ाद कश्मीर बोला जाता है। अच्छा, कोई भी चीज़ नहीं हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा, क्योंकि वहाँ के लोगों को चाहिए थी ऑटोनॉमी, वहाँ के लोगों को जब ऑटोनॉमी चाहिए थी तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंसर्ट किया आर्टिकल नंबर 370। ऑल्दो नो प्रोग्रेस वाज अचीव्ड अंडर दिस रिजोल्यूशन, जो यूएन का रिजोल्यूशन है
कोई प्रोग्रेस अचीव नहीं हुई। इन मार्च 1948 शेख अब्दुल्ला टुक ओवर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया एग्री टू ग्रांट प्रोविजनल ऑटोनॉमी टू द स्टेट अंडर आर्टिकल 370। वहां पे जो शेख अब्दुल्ला है वो कश्मीर के क्या बने, वो बने कश्मीर के प्रधानमंत्री। क्या बने, कश्मीर के प्रधानमंत्री। और इंडिया ने आर्टिकल 370 के तहत उनको ऑटोनॉमी दे दी। मतलब ऐसा समझो कि इंडिया का पार्ट है कश्मीर, इंडिया का पार्ट है कश्मीर, यहाँ के अपने प्रधानमंत्री है, हमारे देश के अपने प्रधानमंत्री है। कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, हम बोल रहे कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन इस एरिया को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है, बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है इन द सेंस कि हमने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। उसके चलते क्या है, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका अपना फ्लैग है, इनके अपने प्रधानमंत्री है, ऐसे करके सारी चीजें। और अगर इंडिया की पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो वो कानून यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, जो यहाँ की विधानसभा है, जो यहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, वो जब तक साइन नहीं करती है, वो जब तक पास नहीं करती है तब तक। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे भारत के लोग जाके प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, जो सिटीजनशिप भी है, मतलब कि उन्हीं के लोग वहां पे रह सकते हैं, मतलब हमारे लोग जाएं घूमे फिरे, लेकिन वहीं के लोग वहां पे रह सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, समझे हो। तो एक तरीके से हमने क्या किया, एक तरीके से हमने ये कर दिया कि इंडिया ने कश्मीर को एक तरीके से बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी। क्लियर है, यहां तक की भी चीजें समझ में आ गई, ठीक। अब यहां पे वही वाली कि एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट क्या चले कश्मीर में, एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट क्या है। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो पाकिस्तान ही है कि पाकिस्तान बार बार क्लेम करता है, पाकिस्तान बार बार एक तरीके से टेररिज्म फैलाता है। पाकिस्तान आज भी हम लोग देखो तो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल के फोरम पे वो कहीं ना कहीं कश्मीर को क्लेम करता है। और आज भी कश्मीर में अगर इंस्टेबिलिटी देखोगे तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इंटरनली मैंने बता ही दिया कि इंटरनली क्या प्रॉब्लम्स है। इंटरनली हमने आर्टिकल 370 के तहत हमने जम्मू एंड कश्मीर को इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी, इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी, तो कुछ लोग जो हैं वो लोग क्या बोलने लग गए, कुछ लोग बोलने लग गए कि हमने क्या किया है, हमने some equated article 370 and article 35A as a constitutionally recognized separatism, कि आपने कश्मीर को अपना हिस्सा तो माना है, लेकिन साथ ही साथ आप कश्मीर को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि वो एक अलग ही देश है, मतलब इतनी ज्यादा पावर दे दी, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज आपको यहां पर समझ में आ गई है। क्लियर, यहां तक की चीज आपको यहां तक समझ में आई है। मैं ये कंटेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, और कंटेंट में मैं बार बार साइड से हट इसलिए जा रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको और मैं आपको कहानी के वे में चीजें समझाते चले जाऊं, समझ रहे हो, ठीक है। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं प्रेजेंट कंडीशन क्या है। प्रेजेंट कंडीशन ये है कि 5 अगस्त 2019 को अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको मेजॉरिटी से पास किया गया। और आज की तारीख में हम लोग ये देखते हैं कि कश्मीर में जो भी इतने सारे स्पेशल प्रावधान थे, जो भी इतनी सारी स्पेशल प्रोविजन थी, सारी की सारी हट गई है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट ने 2 यूनियन टेरिटरी में बनाया है, ठीक है। एक तरीके से क्या है, एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, उसको 2 हिस्सों में कर दिया है और वो यूनियन टेरिटरी आज की तारीख में। क्लियर है। तो आज की तारीख में आर्टिकल 370 35A कोई काम का नहीं है। और ये 5 अगस्त 2019 को ये बिल आया था और 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट ने पास कर दिया। क्लियर, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब जरा अपन कश्मीर की पॉलिटिक्स समझ लेते हैं। कश्मीर की क्या करते हैं, कश्मीर की पॉलिटिक्स समझ लेते हैं कि सर आपने महाराजा हरि सिंह की पूरी बात बता दी, आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पूरी बात बता दी, आपने पाकिस्तान की पूरी बात बता दी, आपने प्रेजेंट स्टेटस कैसा था वो पूरी बात बता दी। लेकिन हमें यह तो समझना है कि जब कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट बनाया, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ, तो उस समय से लेके 2019 तक वहां पे क्या चल रहा था, वहां की पॉलिटिक्स कैसे थी, अपने को वो समझने की यहाँ पे क्या है, वो समझने की आवश्यकता है, ठीक। Now, after becoming Prime Minister, Sheikh Abdullah commenced major land reforms and other policy for the benefit of the common people. हम लोग ये देख रहे थे कि शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, शेख अब्दुल्ला ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए। जो शेख अब्दुल्ला थे
उनकी एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को शेख अब्दुल्ला पसंद नहीं आने लगे, क्योंकि उनका जो बहुत सारा स्टैंड था पॉलिसी को लेके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मजे नहीं आ रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया। ठीक है, उनको डिटेंशन में कुछ समय के लिए हाउस अरेस्ट में एक तरीके से रख दिया। ठीक, अब हाउस अरेस्ट में रखा तो वहां पे जो सरकार थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो चल रही थी। ठीक है, वहां पे जो सरकार थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी की तो चल रही थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो शेख अब्दुल्ला थे इनको डिटेन कर दिया, इनको हाउस अरेस्ट में रख दिया। तो यहाँ पे अब सरकार कौन चला रहा था, यहाँ पे कोई अलग इंसान सरकार चला रहा था, और वो इंसान इतना फेमस नहीं था, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार चला रही थी। तो एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं, एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सरकार थी वो सरकार बोलने को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, लेकिन सरकार चला रही थी केंद्र सरकार और कांग्रेस। ठीक है भैया, ये वाली चीज समझ में आ गई। कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या बन जाती है, वो कांग्रेस के साथ में मर्ज हो जाती है। वो क्या होता है, वो कांग्रेस के साथ में मर्ज हो जाती है। ठीक, ये वाली चीज भी अपने को समझ में आ गई। अब जब वो कांग्रेस के साथ में मर्ज होती है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हम संविधान में बहुत सारे चेंजेस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट संविधान में बहुत सारे चेंजेस लेके आती है। जैसे कि वो चेंजेस कुछ इस तरीके से थे कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को अब बोला जाएगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इनिशियली वहां पे क्या बोला जाता था, इनिशियली हम लोग वहां पे ये देख रहे थे कि वहां पे जो यहाँ पे है कि अ चेंज केम इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1965 बाय विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाज नाउ डेजिग्नेटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप चीफ मिनिस्टर हो, इस देश के एक ही प्रधानमंत्री है और जम्मू एंड कश्मीर हमारा स्टेट है, तो आप चीफ मिनिस्टर रहोगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। फिर ठीक है भैया, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला की फिर से बात हुई, फिर वापस से शेख अब्दुल्ला ने रिवाइव किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, फिर शेख अब्दुल्ला जीत गए 1977 में। ठीक है, फिर शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है। शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला सरकार संभालते हैं। ठीक है, फिर फारूक अब्दुल्ला को फिर से जो वहां के जो गवर्नर होते हैं वो गवर्नर क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, उनकी सरकार को गिरा देते हैं। और इसके चलते क्या हो रहा था, इसके चलते ये हो रहा था कि वहां पे इलेक्शन हो रहे थे, कोई चुन रहा था और इनको अपन सरकार से हटा दे रही थी, केंद्र सरकार इनको हटा दे रही थी, या अगर ये पावर में थे तो सारी स्ट्रैटेजी कांग्रेस के हिसाब से हो रही थी। तो जो वहां के लोग जो थे वो लोगों को एक तरीके से क्या हो गया, लोगों को एक तरीके से अंदर उनको डेमोक्रेसी से विश्वास ही उड़ गया। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लग गए कि हम चुन किसी और को रहे हैं, सरकार कोई और बना रहा है, चीजें कुछ और तरीके से हो रही है। ठीक है, तो ये वाला सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 1990s के बाद से, तो जैसे 1989 के बाद से तो हम लोग ये देखते हैं कि कंटिन्यूअस वहां पे मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, सेपरेट कश्मीर की बात होने लग गई थी। और 1990s से लेके 2014 2010 तक हम लोग बार बार ये देख रहे थे कि वहां पे कभी प्रेसिडेंट रूल आ रहा है, कभी सरकार आ रही है, और वहां पे बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी वाली चीजें होने लग गई। क्लियर है। फिर रिसेंटली क्या होता है, रिसेंटली 2014 में वहां पे हम लोग ये देखते हैं कि बीजेपी और पीडीपी अपनी मिलकर सरकार बना लेते हैं, लेकिन वो सरकार भी कुछ समय तक चलती है, वहां पे फिर से प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और आर्टिकल 370 फिर वहां पे हटा दिया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की पूरी पॉलिटिक्स कैसे रही है। एक कहानी के वे में मैंने समझाने की कोशिश करी कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, हरी सिंह थे, फिर वहां से कैसे शेख अब्दुल्ला वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर पाकिस्तान ने इन्फ्लेटर्स भेज दिए, वो इंडिया के पास आए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या कंडीशन रखी, हम लोग रेडी थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी चीज़ें नहीं मान रहा था, तो हमने नहीं, मतलब तो फिर इंडिया आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 1948 से लेके यहाँ पे कैसे शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, फिर उनको हाउस अरेस्ट में डिटेन कर दिया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन में चेंज लाया कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर का, चीफ मिनिस्टर होंगे। फिर वहाँ पे हमने देखा कि कांग्रेस बैक कर रही थी सरकार को। फिर उसके बाद में हम क्या देख रहे थे, उसके बाद में हम लोग ये देख रहे थे कि वहां पे 1980s के बाद में, 1990s के बाद में क्या हो रहा था, 1990s के बाद में वहां पे कंटिन्यूअस क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस वहां पे मिलिट्री अपना कंट्रोल ले रही थी। मिलिट्री इन द सेंस कि वहां पे मिलिट्री की प्रेजेंस हमको ज्यादा रखने पड़ी, क्योंकि इंसर्जेंसी और तमाम तरीके की चीजें हो रही थी। फिर वहां पे हम लोग देखते हैं कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार बन जाती है, कोएलिशन में बनाते हैं, उनकी सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। फिर एट लास्ट 2019 में सरकार ने सारा खेल ही खत्म कर दिया, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को स्वाहा कर दिया।
क्लियर है? ये पूरी की पूरी चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। लेटर डेवलपमेंट वाली चीज भी मैंने आपको बता दी। 2014 का जो जनरल इलेक्शन, मतलब 2014 का जो कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ था उसमें हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिला था। क्लियर है? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब बारी आती है अपन नए उसको पढ़ने की। नया वो क्या है? नया एरिया जो है वो है पंजाब। पंजाब में चीजें कैसे रही है जरा अपन उसको समझते हैं। ठीक है? The era of 1980s saw a major development in the state of Punjab. There was a change in social composition of state after the partition and later on with the separation of Haryana and Himachal Pradesh. Punjab was reorganized on linguistic basis in 1966. The Akali Dal framed in 1920 as a political wing of Sikh. It led to the movement of formation of Punjabi Suba. ठीक है भैया, हम लोगों ने पार्टीशन के दौरान, मैंने आपको चैप्टर 1 को ध्यान करोगे तो बंगाल और पंजाब ये दो एरिया ऐसे थे जिनको की सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिली। ठीक है? क्योंकि इनका आधा हिस्सा, मतलब जो लोग इनके थे वो आधा कहाँ पे चले गया, वो आधा पाकिस्तान में जा चुका था। तो पंजाब को हमने पहली बार ये देखा कि पंजाब को पहली बार, मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनके इमोशंस को जो हम देखते हैं कि पहली बार जो समस्या हुई थी वो पार्टीशन के दौरान हुई थी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या हुआ, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब को अलग अलग वो बनाया, अलग अलग स्टेट्स बनाए, और यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई अकाली दल, जो कि पंजाबी सुबह, मतलब अपने पंजाब के कल्चर, अपने सिख आइडेंटिटी को लेके वो इसमें बात करने लग गए। अकाली की सरकार भी बनी, जो अकाली जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी सरकार भी बनी, कोएलिशन गवर्नमेंट में रहे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि उनकी सरकार होते हुए भी मिड वे में, मतलब सर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया और उनका कोई इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, उन्हें हिंदू कम्युनिटी में नहीं देखने को मिला। तो और कांग्रेस जो है, कांग्रेस सिख कम्युनिटी में भी, जो हम लोग देखते हैं कि सिख कम्युनिटी में भी हम लोगों ने देखा कि अलग अलग डिविजन्स थे। तो वहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे पंजाब में कि जो दलित्स है, हिंदूज है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फेवर कर रहे थे। तो उनको ये लग रहा था, अकालीज को एक तरीके से ये लग रहा था कि उनका एक स्ट्रॉन्ग बेस पंजाब में नहीं है। क्लियर? उनको एक कहीं ना कहीं एक मन में ये बात आ गई थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि उनकी जो सरकार चल रही थी उसको मिड वे में क्या किया, मतलब पूरा टर्म नहीं कर पाए और सरकार को डिसमिस कर दिया गया वहाँ पे। ये कुछ कुछ बैकग्राउंड बनाते चल रहा हूँ। ठीक है? फिर क्या होता है 1970s के दौरान, कुछ अकालीज में बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी, तो उसी अकालीज में से कुछ लोग क्या बात करने लग गए, कुछ लोग पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करने लग गए, और इसके चलते वो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन लेके आए 1973 में। ऑल्दो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात की गई, फेडरलिज्म की बात की गई कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो ज़्यादा पावर है उसको कम की जाए और स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए। लेकिन कुछ लोग आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को ये भी मानते हैं कि ये सेपरेट सिख नेशन की बात हो रही है, मतलब फेडरलिज्म की आड़ में सेपरेट सिख नेशन की कुछ अकाली पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, सभी नहीं, अपन कुछ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन हैज लिमिटेड अपील फ्रॉम द कॉमन मासेज। जो कॉमन मासेज है, वो जो रेजोल्यूशन आया उस पर कोई कॉमन मास को कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं था, लिमिटेड अपील थी। ठीक है? द अकाली दल गवर्नमेंट हैज बीन डिसमिस्ड एंड लॉन्च मूवमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अकाली दल जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वहां पे उन्होंने एक नया मूवमेंट लेके आया। वो क्या लेके आए? वाटर शेयरिंग वाला लेके आए। वाटर शेयरिंग वाला क्या लेके आए भैया, कि वो बोलते हैं कि जो वाटर शेयरिंग है 20 की, कि वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कैसे कैसे पानी बांटा जाए, उसको लेके उन्होंने मुद्दा उठाया। और यहाँ पे कि कुछ रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी की बात करी, और वो बात करने लग गए कि इंडिया में नहीं रह के हम अपना एक नया खालिस्तान बनाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ तक का कॉन्टेक्स्ट क्या था? यहाँ तक का कॉन्टेक्स्ट ये था कि पहले जो पंजाब के लोग थे उनको सबसे बुरी जो चोट पहुंची थी वो पार्टीशन से पहुंची थी। उसके बाद में अकाली दल वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, अकाली दल वहाँ पे सरकार में भी रही। फिर अकाली दल को क्या किया, अकाली दल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया। फिर वहाँ पे अकाली दल ने ये देखा, मतलब अकाली दल एक तरीके से उनको वो बात बुरी लगी। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ कांग्रेस का बेस पंजाब में कहीं ना कहीं जो दलित है, हिंदूज है, वहाँ पे कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अकाली दल एक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन लेके आए, जिसमें कि उन्होंने फेडरलिज्म की बात करी, जिसमें कि उन्होंने बात करी कि स्टेट्स के पास में ज़्यादा पावर होनी चाहिए, सेंटर के पास में कम होनी चाहिए। कुछ लोग आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को ये भी बोलते हैं कि वो फेडरलिज्म के नाम पे सेपरेट सिख नेशन बनाना चाहते थे। अच्छा, पंजाब का भी हम लोग देखते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन हुआ हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से। फिर अकाली दल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जो उनकी सरकार थी, जब वो फिर से बनी तो उन्होंने वाटर शेयरिंग का एक तरीके से मुद्दा उठा लिया कि जो वाटर शेयरिंग है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के, पंजाब
हरियाणा राजस्थान के बीच में, उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाए, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन किया जाए। ये बहुत सारे मुद्दे उठाए गए और फिर इसी में से कुछ रिलीजियस लीडर्स ने ये बात करी कि एक ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी का अपना एक नेशन होना चाहिए और यहाँ पे क्रिएशन ऑफ खालिस्तान की बात होने लगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पे जो अकाली मूवमेंट था, जो मॉडरेट अकालीस थे, मतलब कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट में बात कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट के टुवर्ड्स शिफ्ट हो गए। एक्सट्रीमिस्ट टुवर्ड्स में शिफ्ट होना मतलब आर्म्ड इंसर्जेंसी, कि हम हथियार ही उठा लेंगे सरकार के खिलाफ। और इन लोगों ने एक तरीके से अपना अड्डा जो है, एक तरीके से इन्होंने अपना बेस जो है वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में बनाया था। अच्छा, इसके रिस्पॉन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके रिस्पॉन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जून 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लेके आया। ठीक है, ब्लू स्टार में क्या था? ये आर्मी एक्शन का कोड नेम था कि यहाँ पे आर्मी को गोल्डन टेम्पल के अंदर भेजा और इन लोगों को मतलब एक तरीके से ख़त्म किया गया, जो कि एक तरीके से खालिस्तान और इन सब की बात कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन इन सारी चीज़ों से सिख कम्युनिटी का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, क्योंकि एक तरीके से गोल्डन टेम्पल के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उनके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे हर्ट थे। इसके चलते क्या हुआ? इसके चलते इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने क्या किया? उनके जो 2 बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया और हम लोगों ने देखा कि इंदिरा गांधी की क्या हो जाती है? इंदिरा गांधी की वहाँ पर डेथ हो जाती है। जब इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है तो पूरे देश में एक शॉकिंग का माहौल हो जाता है। और इसके चलते क्या होता है? इसके चलते नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग ये देखते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं कि सिख कम्युनिटी को बहुत सारे लोग मारने लग जाते हैं। जैसे दिल्ली में ही 2000 से ज़्यादा सिख कम्युनिटी के लोगों को मार दिया जाता है। और भी बहुत सारे एरिया में, जैसे यूपी वगैरह में देखते हैं हम लोग, कानपुर वगैरह में देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोगों को वहाँ पे मारा जाता है। और ये करीब करीब बहुत लंबा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी सिख फैमिलीज़ ने, है ना, अपने बहुत सारे जो लोग कमा रहे थे, जो बहुत सारे इनके लोग थे, उन लोगों को खोया हुआ रहता है। तो एक तरीके से सिख कम्युनिटी को क्या हुआ? सिख कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा आहत पहुंची है। और एक तरीके से बहुत ज़्यादा हम लोग क्या देखते हैं? बहुत ज़्यादा हम लोग इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस सिख कम्युनिटी को देखने को मिला। फिर जो नए प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने एक तरीके से डिस्कशन स्टार्ट किया जो अकाली दल के जो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, हरचंद सिंह लोंगोवाल, तो उन्होंने इनसे एक तरीके से क्या किया? एक तरीके से इनसे डिस्कशन स्टार्ट किया। इन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया जिसको कि पंजाब अकॉर्ड भी बोला जाता है या राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया? एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में क्या बात हुई थी कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे दिया जाएगा और एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट को, जो कि पंजाब और हरियाणा का है, उस बॉर्डर डिस्प्यूट को बहुत अच्छे से पड़ेगा। साथ ही साथ एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जिससे कि हिमाचल प्रदेश, जिसके के चलते पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है, उस वाटर डिस्प्यूट को भी क्या होगा? उस वाटर डिस्प्यूट को भी सुलझा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं? इसके बाद में कंपनसेशन देने की बात की गई थी। क्या कंपनसेशन देने की बात की गई थी? कि जो उस समय पे ये जितनी भी सारी चीज़ें थी, जितने भी फैमिलीज में, जो भी सिख फैमिलीज को एक तरीके से हम लोगों ने देखा कि समस्याएं गई है, जिन्होंने कि अपने लोगों को खोया है, उनको कहीं ना कहीं क्या होगा? उनको कहीं ना कहीं सरकार कॉम्पनसेशन देगी। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि फिर बहुत समय तक प्रेसिडेंट रूल रहा। फिर यहाँ पे जब 1992, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल बना रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे अकाली दल बिकम फ्रेगमेंटेड एंड प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज इन द स्टेट एंड नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेस वाज सस्पेंडेड। अकाली दल भी फ्रेगमेंटेड, कम होते चले गया। प्रेसिडेंट रूल था। 1992 में जब वहाँ पे फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए तो बहुत कम, सिर्फ 24% लोग ही वहाँ पे वोट करने आए थे। और जो इलेक्शन भी हुए थे वो एकदम टाइट मिलिट्री फोर्सेस के अंडर में हुए थे। इसके चलते हमने देखा कि वहाँ पे जब इलेक्शन में जब हम देखते हैं तो अलायंस ऑफ अकाली बादल एंड बीजेपी सिक्योर्ड उन लोगों ने मेजॉरिटी लेके आया थे, मेजॉरिटी आई थी इन लोगों की सरकार बनी थी। और 1997 के आसपास से फिर वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल सी आ गई। वहाँ पे हम लोग नॉर्मल रूटीन की तरफ, एक तरीके से नॉर्मल पंजाब का इन्वायरमेंट होने लग गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पंजाब। अपने पंजाब की भी कहानी सुनी। ऐसे करके हम लोग अलग अलग क्या कर रहे हैं? अपन अलग अलग एरियाज को समझ रहे हैं, अपन अलग अलग चीज़ों को समझ रहे हैं कि कहाँ पर कैसी सारी चीज़ें थी, अलग अलग एरिया में कैसी सारी ऑटोनॉमी की डिमांड उठ रही थी। अब बारी किसकी है? अब बारी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। यहाँ पे तो अब बारी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, नॉर्थ ईस्ट रीजन की, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट कहो या नॉर्थ ईस्टर्न कहो, ठीक सेम बात है। द रीजन कंसिस्ट ऑफ 7 सिस्टर और 7 स्टेट कंप्राइजिंग ओनली 4% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन एंड
A small corridor of 22 किलोमीटर connects this region with India. ठीक है, तो हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का अगर आप मैप बहुत ध्यान से देखोगे या इंडिया का मैप बहुत अच्छे से देखोगे तो वहां से आपको दिखेगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे ये 7 स्टेट्स है, ये कितने 7 स्टेट्स हैं। ठीक, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और इंडिया को जो कनेक्ट कर रहा है वो 22 किलोमीटर का, ये जो है ये मात्र 22 किलोमीटर्स का क्या है, 22 किलोमीटर्स का यहाँ पे हम इसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि इंडिया के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कनेक्ट करता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ है म्यांमार, यहाँ है चाइना। तो यहाँ पे देखोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 3 जगह इंटरनेशनल, मतलब ये 3 जगह हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे शेयर हो रही है और इंडिया के मेन लैंड से ये मात्र इन 22 किलोमीटर के थ्रू कनेक्टेड है ये एरिया। तो इंडिया के लिए ज्योग्राफिकली स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस एरिया में मात्र अगर हम लोग देखें तो 4% पॉपुलेशन रहती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर हमें बात करें, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने की इंडिया से, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, जब आप आगे जाके पढ़ोगे कि कैसे हमारी पॉलिसीज रहती है, फॉरेन पॉलिसीज रहती है, जैसे जब हम ट्रेड और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लोग हमारी जो अगर साउथ ईस्ट एशिया से अगर हमें कनेक्ट करना है तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आज़ादी के बाद से देखते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, आज़ादी के बाद से आप लोग एक चीज़ देखोगे कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे बहुत बार बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे कि मतलब बहुत बार रीजनल एस्पिरेशन या रीजनल ऑटोनॉमी वाले हमें मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो जरा अपन उसे बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, princely state like Tripura, Manipur and Khasi Hill of Meghalaya were merged with India after independence. आज़ादी के बाद से हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे त्रिपुरा, मणिपुर, खासी हिल्स ऑफ मेघालय, इनको मर्ज किया गया इंडिया के अंडर में। पॉलिटिकल रिकॉग्निशन हैज बीन एविडेंट इन एंटायर रीजन लाइक नागालैंड वाज क्रिएटेड इन 1963, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय वर क्रिएटेड इन 1972 एंड मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश came up as a separate state in 1987. After the partition of India, the northeast region was reduced to a landlocked region which has affected its economy. The region also suffered neglect in development and its politics also remained isolated. यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज़ादी के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जारी है। कैसे जारी है भैया, आपको समझ में आया कि सबसे पहले तो सर अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज किया। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे उसको हमने क्या किया, उसको हमने रीऑर्गेनाइज किया। पहले आसाम ही था तो आसाम से हमने कैसे अलग अलग स्टेट्स बनाए हैं वो वाली बात की। फिर तीसरे पॉइंट पे हम क्या बात करते हैं, तीसरे पॉइंट में ये बात करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मात्र 4% पॉपुलेशन है, तो सरकार ने यहाँ पे ध्यान कम दिया। ऊपर से ये लैंडलॉक एरिया है, मतलब 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री है और यहाँ पे इंडिया से मात्र 22 किलोमीटर का ये हम लोग देखते हैं कि 22 किलोमीटर के थ्रू बस वो वहां पे कनेक्टेड है। तो हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन कम है, सारी चीजें कम है, तो सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। सरकार ने क्यों ध्यान नहीं दिया, अगर पॉलिटिकल साइंस को फील करने लग गए हो, पॉलिटिकल साइंस को फील करने लग गए हो, समझने लग गए हो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि सरकार को चुनाव जीतने से ज्यादा मतलब होता है। तो सरकार उन एरियाज पर ज्यादा फोकस करती है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो। जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां सरकार क्यों फोकस करेगी, समझ रहे हो। तो सरकार ने भी क्या किया, सरकार ने भी वहां पे कम फोकस किया। वहां पे एक तरीके से हमने देखा कि इतना गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था। और मैंने बताया कि जब सरकार का ध्यान नहीं होगा, जब आप किसी को नेग्लेक्ट करोगे तो वो ऑटोनॉमी की डिमांड करेगा ही करेगा। अगर आप पे ध्यान नहीं दिया जाए, अगर आपको कंसिडर ही ना किया जाए, तो आप लोग ऑटोनॉमी की डिमांड करोगे ही करोगे, एक तरीके से प्रोटेस्ट करोगे ही करोगे। तो वही केस हमने क्या देखा, वही केस हमने यहां पे देखा। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट ऑफ द स्टेट इन रीजन हैव गॉन डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू माइग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज एंड स्टेट। द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वॉज डोमिनेटेड बाय 3 इशूज: डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, अपोजिशन टू आउटसाइडर, मूवमेंट फॉर सेसेशन।
तीन चीज हमें नॉर्थ ईस्टर्न उसमें देखने को मिलती है। ऑटोनॉमी की डिमांड उठ रही थी, अलग अलग स्टेट्स बना दो। आसाम थे, जैसे आसाम में हम लोग देख रहे थे कि आसाम से बहुत सारे स्टेट्स बने, ठीक है। फिर अपोजिशन टू आउटसाइडर। अपोजिशन टू आउटसाइडर का मतलब ये है कि मान लो ये इंडिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, म्यांमार से लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम माइग्रेशन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आउटसाइडर्स को लेके ये लोग कैसे हो गए थे कि नहीं चाहिए। उसके बाद सेसेशनिस्ट मूवमेंट भी हमें देखने को मिले। सेसेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या है? सेसेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारे हिस्से या कुछ हिस्सों ने इंडिया से अलग होने के भी मूवमेंट हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में देखे हैं। क्लियर है? ठीक है भैया। सबसे पहले द स्टेट ऑफ आसाम आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज कंप्राइज्ड ऑफ एंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दोगे तो सिर्फ आपको आसाम ही दिख रहा था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। देयर वर डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी व्हेन आसामी गवर्नमेंट वाज इंपोजिंग आसामीज लैंग्वेज ऑन नॉन आसामी पीपल। वहां पे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड हमें देखने को मिली। क्यों डिमांड देखने को मिली? कि मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ के पूरा आसाम है, तो आसाम की सरकार बेसिकली वहां पे क्या कर रही थी, वो अपनी चीजें, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज उन सारे लोगों पर इंपोज कर रही थी। तो जो नॉन आसामी पीपल थे वो एक तरीके से क्या करने लग गए, ऑटोनॉमी की डिमांड करने लग गए। वो बात करने लग गए कि हमको आसाम से अलग होना है, हमारे लिए सेपरेट स्टेट बना दो, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर दो, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन वॉज फॉर्म्ड विच लेटर चेंज इनटू ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस इन 1960s, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्टेट फ्रॉम आसाम वॉज डिमांडेड बट इंस्टेड ऑफ वन स्टेट सेवरल स्टेट्स वर कार्व्ड आउट ऑफ आसाम, ठीक। तो यहां पे हमने क्या देखा, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन के द्वारा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो आसाम से अलग होना चाह रही थी। तो आसाम से सिर्फ एक स्टेट नहीं बना, बहुत सारे स्टेट्स बना दिए गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड द स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ आसाम, त्रिपुरा एंड मणिपुर वर ऑल्सो अपग्रेडेड एज इन स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तरीके से हमने क्या देखा, एक तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 1960s के बाद से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक तरीके से हलचल होना स्टार्ट हो गई थी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग प्रोसेस हम लोग क्या देख रहे थे, अलग अलग समय पे यहाँ पे स्टेट्स बनते चले गए। और विद इन आसाम भी अगर हम लोग देखें, जैसे कि अब मान लो कि आसाम से हमने अलग स्टेट्स तो बना दिए, लेकिन आज भी आसाम के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग और ऑटोनॉमी चाह रहे थे। तो विद इन आसाम इतने छोटे छोटे स्टेट्स बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो वहां पे हमने, आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी किताब में भी लिखा है कि जैसे बोडोस, करबीस, ये बहुत सारी पॉपुलेशन है जिन्होंने की और सेपरेट स्टेट की बात करी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो इन्हें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करके हमने क्या किया, हमने इनको ऑटोनॉमी दे दी कि तुम आसाम में हो, तुम्हारा स्टेट आसाम है, तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट आसाम है, लेकिन तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट में, तुम्हारे यहाँ पे हम कुछ ऑटोनॉमी दे रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। Now the demand for autonomy in the region were raised as people feel discriminated by more resourceful region in economic, social, cultural and political aspects. This region is not given adequate representation in political institution in the state and decision about them are taken by government without their involvement. यहाँ पे ऑटोनॉमी की डिमांड, ये सारी चीज़ें इसलिए उठी गई क्योंकि बार बार इनको नेग्लेक्ट किया गया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। एग्जाम्पल बताऊं कैसे नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि राज्यसभा में, हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में यूपी की सबसे ज्यादा सीट है, यूपी की सबसे ज्यादा सीट है। क्यों ज्यादा है भैया? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब इनकी पॉपुलेशन ही 4% है, ये तो इनके जो लीडर्स हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में कितने जाते होंगे? हार्डली 1 2 3 क्या लीडर्स जाते होंगे, और वो 3 4 5 6 लोग क्या आवाज उठाएंगे? समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। तो इनका हम लोग क्या देख रहे थे, इनका बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं देख रहे थे, तो लोगों को खुद वहां पे प्रोटेस्ट करना पड़ा। क्लियर है? समझ गए हो? ठीक है भैया। नाउ यहां पे द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी आर अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट डिफिकल्टी अक्रॉस व्हेन स्टेट डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री। हम लोगों ने ऑटोनॉमी देते गए क्योंकि ऑटोनॉमी का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप एक स्टेट का पार्ट रहो, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे, इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे। वो चीज भारत सरकार करती चली गई। लेकिन समस्या कब आई? समस्या हमको तब देखने को मिली जब सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए। सेसेशनिस्ट मूवमेंट मतलब कि देश से अलग होने की बात के मूवमेंट स्टार्ट हो गए, तब
सेंट्रल गवर्नमेंट को, आर्मी और सबका इस्तेमाल लेना पड़ा। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं ऐसे ही मिजोरम और नागालैंड, एक दो एग्जांपल है, अपन इनको जरा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल ऑफ मिजो हिल्स बिलीव दैट दे वर नेवर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो मिजो हिल के पीपल थे उनको कभी भी नहीं लगा कि वो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। जब वो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं थे, जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तब वो उसके पार्ट नहीं थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में रहे। वो हमेशा ये चाहते थे कि क्या हो, एक सेपरेट देश, वो अपने आप को अलग चाहते थे, एज इन सेपरेट यूनियन चाहते थे। ठीक है। द पीपल ऑफ मिजो हिल्स लॉन्च अ मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। movement gained momentum after the Assam government failed to respond the Great Famine of 1959 in Mizo Hills। इन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया। पहले ये कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे थे, ये आसाम गवर्नमेंट के ही पार्ट थे, तो वहां पे हम लोग ये देख रहे थे कि जब आसाम गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वहां पे जब फेमेन आई, तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि मूवमेंट क्या हुआ, मूवमेंट और बढ़ते चले गया और बढ़ते चले गया और बढ़ते चले गया। ठीक है। 1966 MNF started armed campaign for independence। मिजो fought a guerrilla warfare against the Indian army। इन लोगों ने हथियार उठा लिए, मिजो हिल के जो लोग थे, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट ने हथियार उठा लिए, गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाई। इनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, सपोर्ट इनको पाकिस्तान से भी मिला। पाकिस्तान से कैसे, बांग्लादेश वाला समझो, ईस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको क्या कर रही थी, ईस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको, ईस्ट पाकिस्तान बेसिकली इनको सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट गलत हो जाएगा, एक तरीके से पाकिस्तानी समझो कि पाकिस्तान क्या कर रहा था, पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। हमारी जो इंडियन फोर्सेस थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने काउंटर किया, हम लोगों ने भी फोर्स इस्तेमाल किया, उन्होंने फोर्स इस्तेमाल किया था। तो इसके बीच में क्या हो रहा था, इसके बीच में जो नॉर्मल जो लोग थे, ठीक है, वो इन सारे उसमें पिस रहे थे, और वो भी एकदम इंडिया के अगेंस्ट, वो लोग भी एकदम ऐसे हो गए थे कि भैया क्यों है, क्यों कार पार्ट ऐसा कर रहे हो। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। नेगोशिएशन कैसे स्टार्ट हुआ कि यहाँ के जो लीडर थे, लीडर कौन थे इनके जो लीडर थे लाल डेंगा, ठीक है, तो लाल डेंगा पाकिस्तान जा चुके थे, फिर वो पाकिस्तान से वापस आए, पाकिस्तान भाग गए थे, वो पाकिस्तान से बाद में आए। उस समय हम लोग देख रहे थे कि राजीव गांधी थे पावर में, उन्होंने राजीव गांधी से बात करी, नेगोशिएशन हुआ। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेगोशिएशन किया, इनकी सारी डिमांड्स मानी गई, हमारी सरकार ने कुछ डिमांड मानी, कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और लाल डेंगा एक तरीके से क्या बने, चीफ मिनिस्टर बन गए। वो एक तरीके से क्या बने, लाल डेंगा बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए मिजोरम के। और उसके बाद में हमने देखा कि उसके बाद में जब मिजोरम का जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे आप लिटरेसी रेट में देखो, डेवलपमेंट में देखो, तो मिजोरम ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। तो इस पूरी स्टोरी का मतलब क्या है, इस पूरी स्टोरी का मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे सेसेशनिस्ट मूवमेंट हुए हैं, हमने भी फोर्स इस्तेमाल किया, कई बार उन्होंने भी किया, लेकिन चीज़ें जब हम बातचीत करने पे आए, जब नेगोशिएशन करने पे आए, तो चीज़ें सुधरी। हमने कुछ उनकी बात मानी, हमने कुछ उनको ऑटोनॉमी दी, कुछ उन्होंने हमारी बात मानी, और उसके बाद में जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। समझे हो। तो एक ये मिजोरम की एक स्टोरी थी। इसी के बाद में हम जब नागालैंड की बात करते हैं, तो नागालैंड की जो स्टोरी है वो इससे टोटली क्या देखने को मिलती है, वो इससे अपने को टोटली थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। क्योंकि मिजोरम में हमने सक्सेसफुली चीज़ों को डील कर लिया, लेकिन नागालैंड में क्या हुआ, नागालैंड में हम सक्सेसफुली चीज़ों को उस समय पे अच्छे से डील नहीं कर पाए। अ सेक्शन ऑफ नागाज अंडर द लीडरशिप ऑफ अनगामी जापो फिजो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया इन 1951। फिजो टर्न डाउन मेनी ऑफर्स ऑफ नेगोशिएशन। फिजो के पास में सरकार ने बहुत सारे ऑफर्स दिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे नागालैंड के लोग जो नागाज हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मूवमेंट चला दिया कि हमको भारत से अलग होना है। सरकार ने सबसे पहले इनसे बोला कि आओ अपन बैठ के बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार के ऑफर्स नहीं सुने। ठीक है। द नागा नेशनल काउंसिल स्टार्टेड एन आर्म स्ट्रगल। तो यहाँ पे इनकी एक पार्टी सॉर्ट ऑफ समझ लो कि इन्होंने, द नागा नेशनल काउंसिल ने क्या किया, इन्होंने आर्म स्ट्रगल स्टार्ट किया फॉर सोवरेनिटीज ऑफ नागा। ये अलग होना चाहते थे देश से। आफ्टर द वॉलेंट इंसर्जेंसी अ सेक्शन ऑफ नागा साइंड एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब वॉलेंट इंसर्जेंसी हुई तो ये जो लोग हैं द नागा नेशनल काउंसिल में, इसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने सरकार के साथ में एग्रीमेंट साइन कर दिया, लेकिन कुछ लोग थे वो अभी भी रिबेल कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं, तुमने ने जो एग्रीमेंट साइन किया हम उसको नहीं मानेंगे। तो कुछ लोग अभी भी रिबेल कर रहे थे, और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। और स्टिल आज भी हम लोग देख रहे हैं कि इसलिए वो प्रॉब्लम वहां पे कंटिन्यूड है, और इसलिए वहां पे अच्छे से हम पीस नहीं रिस्टोर कर पा रहे हैं।
कभी पीस हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता। तो अगेन एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा हूं कि अलग अलग, आपकी किताब भी ये समझाना चाह रही कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जगह पे मूवमेंट हुए थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने सबसे पहले नेगोशिएशन, बातचीत, ये तमाम तरीके की चीजों को देखा था। अब मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर, ये हम लोग देख रहे हैं कि 1979 टू 1985 आसाम में ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा चला। बहुत ज़्यादा क्यों चला, इसका रीज़न ये है कि आप ध्यान करो कि जब वॉर हुआ था, वॉर कौन सा हुआ था, बांग्लादेश पाकिस्तान। ध्यान करो कि जब हमने बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बना दिया था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जब यहाँ पे वॉर हो रहा था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से आ रहा था, तो यहाँ के जो लोग हैं वो लोग क्या भाग के नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में आए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आए। जब वो भाग के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आए हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ के जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो हो गई माइनॉरिटीज़ में, और ये लोग जो भाग के आए वो मेजॉरिटी में हो गए। तो इन लोगों का जो आसाम में स्पेशली हम लोग देखते हैं कि आसाम के लोगों का ये देखने कहने का रहता है कि यहाँ से जो बंगाली मुस्लिम्स आए वो हो गए मेजॉरिटी में और हम माइनॉरिटी में हो गए। तो वो आउटसाइडर के अगेंस्ट एक तरीके से रेजिस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज कम है, रिसोर्सेज कम है, सारी नौकरी ये सब लोग लेके चले जा रहे हैं। अच्छा, बात हो रही है 1980s 1970s की, उस समय तो आज के तारीख में आप जो प्रॉपर सिस्टम देखते हो आधार वाधार, उस समय कहाँ इतना था। उन लोगों ने डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवा ली, वोटर आईडी कार्ड में नाम आ गया उनका, एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से वो वहाँ पे बस ही गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखने लग गए कि आसाम के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा, एक तरीके से क्या किया, बहुत बड़ा उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 1979 में। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन was formed as an anti-foreigner movement. This was against the illegal immigrants, domination of Bengalis and outsider, as well as against the faulty voter register. ठीक है, इन्होंने बोला कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं, जो भी 1951 के बाद से आए, उनको वापस भेजा जाए। ये किसकी डिमांड थी? ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन की ये डिमांड थी। फिर यहाँ पे ये तमाम तरीके की ये 1979 टू 1985 ये मूवमेंट चलते रहा। अब 6 साल के बाद में सरकार, जो राजीव गांधी थे उस समय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट किया, ठीक है, उन्होंने ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स के साथ में, लोगों के साथ में नेगोशिएशन स्टार्ट किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया। उस अकॉर्ड में बेसिकली क्या बात हुई थी, उसमें ये बात हुई थी कि बांग्लादेश वॉर के पहले जितने भी, मतलब उन्होंने बात की गई, in 1985 an accord was signed for all those immigrants who entered Assam during Bangladesh war and were to be deported, कि ये जो आए हैं बांग्लादेश की वॉर के दौरान, जितने भी लोग आए हैं, इन सबको हम डिपोर्ट करेंगे। आसाम अकॉर्ड ब्रॉट पीस एंड चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इन आसाम बट डिडंट हेल्प टू सॉल्व द इशू ऑफ इमिग्रेशन। इस अकॉर्ड से एक तरीके से इन लोगों को लगा कि अब आसाम में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में भी आप जितने भी सारे मुद्दे देखते हो ना, आप देखते हो कि आज भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आसाम में जो दिख रहा है, वो बात यही होती कि सरकार ने अकॉर्ड तो साइन कर दिया, लेकिन आज तक सरकार ने उनको वापस भेजा ही नहीं। ये प्रॉब्लम आज भी एज इट इज है, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या देख रहे हैं, उस समय हम लोगों ने ये देखा कि पीस तो आ गया, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे देखा हमने कि कुछ हुआ नहीं। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बना ली, असम गण परिषद, ठीक है, और ये पार्टी पावर में भी आई, आसाम में चुनाव जीत के आई, ठीक है, और उन्होंने गोल्डन आसाम बनाने का क्या किया, गोल्डन आसाम बनाने का एक तरीके से सपना देखा। क्लियर है, ये वाली बात हो गई। अब बात आती है सिक्किम मर्जर की। तो सिक्किम जो था ना, सिक्किम एक तरीके से प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनके मेजर जो एक तरीके से डिसीजंस थे, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स देख लो, ठीक है, सिक्किम डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेल लुक बाय इंडिया। इनके फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस वाले जो चीज़ें हैं वो इंडिया देख रहा था, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें जो है, बाकी की सारी चीज़ें कौन देख रहा था, बाकी की सारी चीज़ें सिक्किम के वहाँ पे हम लोग देख रहे थे। जो वहाँ के मोनार्क थे, जो कि चौगियल फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ें देख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि ये जो चौगियल जो मोनार्क थे यहाँ पे, ठीक है, वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से वहाँ पे लोगों को, मतलब लोगों को दबा रहे थे, और ये एक तरीके से एलाइड क्लास, ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि एक तरीके से जो वहाँ की एलाइट माइनॉरिटी है, लेप्चा बुटेनिया कम्युनिटी, वो इनके फेवर में रूल कर रहे थे, ठीक।
तो ये जो मोनार्क है और ये जो कम्युनिटी है, एक तरीके से इनका आपको रूल देखने को मिल रहा था। और वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए। क्या प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। इस चीज़ में क्या किया, इस चीज़ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एक तरीके से उनका सपोर्ट किया। जो लोग एंटी चौगिया लीडर्स फ्रॉम बोथ द कम्युनिटी सॉट एंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सिक्किम में पहला जनरल इलेक्शन स्टैब्लिश हुआ 1974 में। 1974 में सिक्किम का पहला स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ, जिसमें कि सिक्किम कांग्रेस क्या होती है, सिक्किम कांग्रेस जीत जाती है और वो सिक्किम कांग्रेस से बात होती है और वो सिक्किम इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। तो सबसे पहले हमने इसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। एसोसिएट स्टेट मतलब कि इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन वहाँ पे उनकी अपनी ऑटोनॉमी रहेगी। और इसके बाद में हमने इसे फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया, एसोसिएट स्टेट्स का दर्जा भी हटा के फुल फ्लेजेड इंडिया का स्टेट बना दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिक्किम। मैं आपको बस बताना ये चाह रहा हूँ, देखो इंडिया के पास में चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन कैसे हम डील करते चले गए, कैसे लोगों के मन में डेमोक्रेसी की भावना थी। आप आज भी देखोगे, अगर अपन ऐसे छोड़ दे कि जैसा लोग चाहेंगे जैसा होगा, मतलब गवर्नमेंट ने कितने प्रोएक्टिव मेजर्स थे। और उस समय आप लोग देख रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें चल रही थी, इतनी सारी चीज़ें क्या की है सरकार ने सुलझाई है। तो आप जब भी देखते हो ना कि इंडिया में चीज़ें स्लो क्यों हो रही है, कैसी सारी चीज़ें, तो आप ये भी तो देखो कि हमने कितने सारे चैलेंजेस देखे। सेम केस गोवा लिबरेशन का आता है कि भारत को आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन गोवा को पोर्चुगल ने कंट्रोल करके रखा था, गोवा को, दमन एंड दीव को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो पोर्चुगल्स थे वो वापस नहीं जाना चाहते थे, ठीक है, वो वापस नहीं जाना चाहते थे, वो गोवा को अपने कंट्रोल में ही करना चाहते थे। ये लोग फोर्सफुल कन्वर्जन भी करवा रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहे थे। लेकिन वहाँ जो लोग हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग वहां पे प्रोटेस्ट करने लग गए। दे वर स्ट्रेंथेंड बाय सोशल सत्याग्रहीज फ्रॉम महाराष्ट्र। गोवा के लोग भी प्रोटेस्ट करने लग गए और गोवा के बगल में जो महाराष्ट्रियन लोग हैं जो सोशल सत्याग्रहीज थे, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया, वो भी वहां पे प्रोटेस्ट करने लग गए। फाइनली दिसंबर 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे आर्मी भेजी और गोवा को आज़ाद करवा दिया। जब गोवा को आज़ादी मिली तो वहां पे सवाल ये आया कि गोवा को क्या महाराष्ट्र के साथ में जोड़ दें, मतलब महाराष्ट्र के साथ में जोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना था, या वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको ये कहना था कि हम महाराष्ट्र के साथ में जाना चाहेंगे। लेकिन गोवा के जो लोग थे, गोंड्स, ठीक है, वो चाहते थे कि नहीं, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, हमारी अपने कल्चर है, हमारी अपनी चीज़ें हैं, हम ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तरीके से एक ओपिनियन पोल ऑफ सॉर्ट करवा लिया कि लोग क्या चाहते हैं, वहाँ की जनता क्या चाहती है। तो वहाँ की जनता ने मेजॉरिटी लोगों को ये बोला कि उनको जो गॉन पीपल है वो बेसिकली उन्होंने चाहा कि हम अलग ही रहें, तो सेपरेट स्टेट एक गोवा एज इट इज रखा, महाराष्ट्र अलग। तो वैसा करके हमने गोवा को अपने अंडर, मतलब गोवा को आज़ाद करवाया एंड गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो इन सारे मूवमेंट से देखो, आप देखोगे रीजनल ऑटोनॉमी वाले आज की तारीख में देश आपको बहुत बढ़िया दिख रहा है। और जो आपने मूवमेंट, जो सारी चीजें देखी, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में, मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे देशों के साथ में हुआ है। हमारे पास भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो चीजें कितनी बहुत अच्छी तरीके से निपटा दी गई है। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अभी क्वेश्चंस करेंगे, जाना नहीं है, अभी कहाँ भाग रहे हो, क्वेश्चंस करना है अभी, ठीक है। मैंने कहानी की वे में तुमको समझाने की कोशिश करी है, कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो अपन मैराथन्स और बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उनमें और डिटेल में बता दूंगा। अभी एक कहानी के माध्यम से स्टोरी आप कनेक्ट करते चले गए होंगे। तो मैं क्वेश्चंस फटाफट करवाऊंगा, मतलब जवाब आपको देना है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लीडर ऑफ नागालैंड, नागालैंड के कौन लीडर थे आप बताओगे। तो ये रहे ऑप्शन, आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आंसर आपको बिना उसे देखे मतलब बताना है, ठीक है। When was Article 370 related to Jammu and Kashmir abolished? कब abolished हुआ था, ठीक है। बोडो कम्युनिटी बिलोंग टू विच स्टेट, ये जो है ना इनको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, इन सब में तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो पेपर में। बोडो कम्युनिटी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। एक्सप्लेन एनी वन रीजन फॉर मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर इन आसाम, आसाम के लोग क्यों कर रहे थे, तो तुमको पता है एम्प्लॉयमेंट वगैरह एक तरीके से चल रहा था। हाईलाइट एनी टू रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस इन पंजाब ड्यूरिंग 1980s, कौन कौन से रीजन थे, तो वो कौन कौन से रीजन्स थे। तो एक तो वाटर डिस्प्यूट का लिख सकते हो, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रिलीजियस लीडर है उन्होंने क्या बात करी, उन्होंने ऑटोनॉमिस्टिक आइडेंटिटी की बात करी। ये दो रीजन तुमने यहाँ पे लिख के क्या कर दिया, लिख के आंसर अपना खत्म हो गया। आइडेंटिफाई एनी टू स्टेट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू फेट सेपरेटिस्ट मूवमेंट,
ठीक है। तो पंजाब में, मिजोरम में हमने क्या देखा, यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट में, नागालैंड में हमने ये सारी चीजें देखी। व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार, व्हाई डिड इट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ सिख कम्युनिटी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को कैसे हर्ट किया, ये भी मैं बता चुका हूँ। Assess the role played by अकाली दल, a regional party in the politics of पंजाब। अकाली दल का पूरा वहां पे पूरा बता सकते हो कि अकाली दल का क्या रोल रहा है पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब में। ठीक है, एक मिनट, आंसर भी देखना है तो देख सकते हो। देन द अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वेर ऑल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। रीजनल डिमांड्स, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इनको हम डेमोक्रेटिक मानेंगे, ऑफकोर्स मानेंगे, क्योंकि हमने लैंग्वेज के आधार पर, या अगर हम लोग रीजनल डिमांड्स को मान रहे हैं तो ऑफकोर्स डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी कब होगी, डेमोक्रेसी तब होती है जब हम सबके बारे में सोचें। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि केंद्र सरकार बैठी और केंद्र सरकार बोल रही है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी कि अच्छा तुम्हारी डिमांड ये है, चलो थोड़ी सी तुम्हारी डिमांड मानते हैं, अच्छा तुम्हारी डिमांड ये है, अच्छा ये भी मानते हैं। इंडिया डाइवर्सिटी है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है और यूनिटी मेंटेन करनी है। लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना दी तो चीजें चल रही है ना। आज की तारीख में तुम चीजें कितनी व्यवस्थित देख रहे हो, बढ़िया से देख रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें ये बताता है कि हमने जो आज तक अब जो सरकार ने काम किए हैं, नो डाउट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल अगर तुम लोग देखोगे तो चीजें बहुत बढ़िया और बहुत व्यवस्थित तरीके से की है। क्लियर है? नाउ सजेस्ट एनी 3 मेजर्स इन योर ओपिनियन दैट आर वेरी एफिशिएंट, दैट आर वेरी इफेक्टिव टू स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया। 3 मेजर्स बता दो भैया जो कि इंडिया की यूनिटी को क्या करके रखेगा, यूनिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो रीजनल एस्पिरेशन की वैल्यू कर लो, ठीक है, डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन कर लो, जो पावर शेयरिंग है सेंटर और स्टेट के बीच में बढ़िया से पावर शेयर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को कुचल दिया। ये जो 3-4 चीजें ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से हमें इंडिया की यूनिटी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। क्लियर है? नाउ describe the role of Periyar in Dravidian movement and formation of Dravida Kazakam DK, and why did DK split and entered into politics as DMK। तो वो पूरा आप बताओगे कि पेरियार का क्या रोल रहा है, फिर डीके थी, फिर डीके से डीएमके बनी, ठीक है, फिर डीएमके चुनाव भी जीती, वो आप पूरी स्टोरी क्या करोगे, वो आप पूरी स्टोरी यहाँ पर लिख दोगे। क्लियर है? आई थिंक चीजें समझ में आ गई है। कुछ चीजें मैराथन और उन सब में भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल आपको एक स्टोरी बन गई है, एक ओवरलुक, सब कुछ बन गया है। तुम्हारे अच्छे नंबर लाने की जवाबदारी मेरी है, तुम पढ़ते जाओ, मैं तुमको पढ़ाते जाऊंगा। कुछ बच रहा है तो वो भी करेंगे, घबराना नहीं है, ये तो शुरुआत है। तो जिस तरीके से तीर अपने निशाने पर लगाए, ठीक उसी तरीके से तुम्हें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जब सपना देख ही रहे हो तो बड़ा देखो, छोटा क्यों देखना है। पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।